मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भारत में वामपंथी आंदोलन, यहां से आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, इसको समझें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शब्द जो है वामपंथ जो है, वाम शब्द कहां से आता है। तो ये शब्द आता है, फ्रांस का राजा था लुई, और उसके जो बाएं हाथ बैठते थे उनको लेफ्टिस्ट कहा जाता था, और जो दाहिने हाथ बैठते थे उनको राइटिस्ट कहा जाता था। तो वहां से ये निकला है। आप ध्यान दें, जो बाएं बैठते थे उनको लेफ्टिस्ट या वाम पक्ष, जो दाहिने बैठते थे उनको राइटिस्ट बोला जाता था। जो दाहिने बैठते थे वो राजा के सपोर्टर थे, वो समर्थक थे। वो जो उनका मानना था कि जो राजा कर रहे हैं, जो राजा कर रहा वो बिल्कुल सही है, और एक तरीके से उसको माना जाए तो ट्रेडिशनल, परंपरावादी। राजा जो बात कर रहे हैं उसी में हाँ मिलाना, वो उसी पर चलना। और जो लेफ्टिस्ट हैं वो उसका विरोध करते हैं, उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाते हैं। उनका ये मानना है कि हमें इनमें जो कानून है, जो व्यवस्था है, हमें इन सुधार चाहिए। जो बातें हो रही हैं हमको इसमें सुधार चाहिए। वो भी सुधार कैसा? त्वरित सुधार चाहिए। वो चाहे कानून के माध्यम से हो और या अन्य कारणों से हो, लेकिन वो सुधार त्वरित हो, जल्दी हो। और ये आप मान लीजिए कि जो शब्द आया वाम शब्द, लेफ्टिस्ट, ये आया फ्रांस से। आगे देखते हैं कि जो ये भारत में कैसे आया। तो एक जर्मनी का विचारक था, साम्यवादी विचारक, उसका नाम था कार्ल मार्क्स, जिसने अपने थ्योरी के द्वारा विश्व में एक अलग तरीके की राजनीति बताई। कि जो उसका ये मानना था, जो उसका जन्म जो है कार्ल मार्क्स का जर्मनी में हुआ था, और उसका ये मानना था कि औद्योगिकीकरण जो है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, इससे जो है पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, विश्व जो है दो भागों में बटा। जो पूंजीपति वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, वो पूंजीपति हो गया। और ये सब किससे हुआ? उद्योगों के माध्यम से। जो उद्योग थे उससे उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और वो बहुत बड़ा बन गया। और जो कर्मचारी था, जो मिल में जो काम कर रहा था, वो उसका शोषण हुआ, और वो जो है जो उसका स्तर था वो और नीचे हो गया। उसका जो है सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास नहीं हुआ। ये मानना था कार्ल मार्क्स का। और अब यहां थोड़ा सा हम इसको देख लें कि समाजवाद और साम्यवाद, इसमें अंतर थोड़ा सा समझें। देखिए, दोनों विचारधाराएं एक ही हैं, लेकिन उसमें एक अंतर ये है कि जो समाजवाद है वो वर्ग समन्वय की बात करता है। समाजवाद जो है वह वर्ग समन्वय की बात करता है, और साम्यवाद जो है वह वर्ग संघर्ष की बात करता है। समाजवादियों का मानना है कि सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन सभी वर्गों में समन्वय हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा विद्वेष न हो। जबकि साम्यवादियों का, यहाँ तक कि जो विचारक
कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो मजदूर हैं वो अपने लीडर के माध्यम से वर्ग संघर्ष करेंगे और जो पूंजीपति है उसके संसाधनों को छीन लेंगे और उसको जो है समाज के जो सर्वहारा वर्ग है उसमें उसको बांट देंगे। और इसमें हम देखते हैं तो कार्ल मार्क्स के साथ जो है वो उसका साथी था फ्रेडरिक एंजिल के साथ मिल करके उसने एक किताब लिखी, उसका नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। और दूसरी बुक है, उसने जो है एक घोषणा पत्र लिखा था, उसका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो औद्योगिक देश हैं, पूंजीपत जो देश हैं, जो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में कहीं न कहीं जो है वो मजदूर वर्ग क्रांति करेंगे। और जब क्रांति करेंगे तो वहाँ मजदूर वर्ग का नेता शासक बनेगा। और जब वो शासक बनेगा तो बहुत जो संसाधन हैं वो मजदूरों को प्राप्त हो जाएंगे। और जब ये क्रांति किसी देश में होगी, और उसका मानना था कि ये क्रांति जो है वो होगी ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग लगे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रांति जो है वो ब्रिटेन के बजाय वो होती है रूस में। वो क्रांति होती है रूस में। और वो मजदूरों का जो नेता था लेनिन, वहाँ 1917 में क्रांति होती है और वहाँ पर राष्ट्रपति लेनिन बनता है। अब देखते हैं कि जो ये मानना था कि जो क्रांति ब्रिटेन में होगी, लेकिन वो हुई रूस में। और रूस में जब लेनिन बना, फिर लेनिन के बाद वहाँ का राष्ट्रपति बना जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन चूंकि रूस, उसके बाद चाइना, और 1949 में जो क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति माओ से तुंग द्वारा, वो हुई थी चाइना में। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब कार्ल मार्क्स की विचारधारा जर्मनी, फ्रांस, अन्य रसिया में फैल रही थी, उसी समय हमारे भारत से तमाम नवयुवक जो, ध्यान दें आप लोग, जब कार्ल मार्क्स का विचार विश्व में फैलता है तो उसी समय हमारे भारत के नवयुवक जो है वो विदेश में पढ़ने गए हैं। वो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, अन्य देशों में पढ़ने के लिए गए हैं। और जब वो अध्ययन के लिए गए हैं तब उस समय कार्ल मार्क्स का साम्यवादी विचार जो विश्व में फैल रहा था, उससे वो भी प्रभावित हुए। उससे वो भी, उनके अंदर वो बात साम्यवाद की आई। और उसमें प्रमुख थे एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय, जिन्हें उग्र मानवतावादी विचारक माना जाता है। और एम.एन. राय के माध्यम से एक और ऐसा देश है जिससे इनके विचारों से वहाँ पर जो है क्रांति आई थी। और एम.एन. राय, उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी दो लीडर ऐसे हैं जो साम्यवादी विचारों से प्रभावित हैं। वो एक तो हैं पंडित नेहरू
और दूसरे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये लोग भी विदेश गए थे पढ़ने और वहाँ से साम्यवादी विचारों को भारत लेकर के आए थे। और जब ये भारत लेकर के आए थे तब उस समय भारत में भी इन लोगों ने साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार कैसे किया? वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि कैसे जो है गरीब जनता, मजदूर वर्ग का जो है उनका शोषण हो रहा था और साम्यवादी विचारों से उनको लाभ मिला। वही गरीबी लाचारी जो भारतीय जनता मजदूर वर्ग के साथ थी, तो ये भी साम्यवाद के विचारों से उनके विकास में कार्य करने लगे। और जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जमींदार थे और सबसे ज़्यादा लेबर वर्ग के भी लोग थे। तो वहाँ से साम्यवादी विचारधारा शुरू होती है। अब थोड़ा सा इधर आप देख लें कि मानवेंद्र नाथ राय जो है वो 1920 में सीपीआई की स्थापना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में ताशकंद में करते हैं और वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उस समय वो ताशकंद जो है यूएसएसआर का भाग था, सोवियत रूस का पार्ट था। अब ये देखते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, वो सोवियत रूस में उसका ऑफिस था, उसके भी मेंबर थे एमएन राय। इतनी बड़ी संस्था के मेंबर थे एमएन राय। और 1925 में सत्यभक्त एक साम्यवादी विचारक थे कानपुर के, और उन्होंने 1925 में सीपीआई की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कानपुर में करते हैं। और उधर जो कांग्रेस के दो दिग्गज लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो है पंडित नेहरू, ये लोग भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। और फिर 1934 में एक और दल बनता है कांग्रेस समाजवादी दल, जिसकी स्थापना वो करते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल और इनके साथ मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, ये तीन लोग हैं, जेपी, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। ये लोग भी जो है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और ये लोग भी काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो ये भारत में साम्यवादी विचारधारा जो फैली, वामपंथी विचारधारा जो फैली, जो लेफ्टिस्ट आए, उनमें जो पत्र पत्रिकाएं थीं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें सबसे पहली जो पत्रिका है नवयुग, वो जो है मुजफ्फर अहमद की बंगाल में। मैंने अभी बताया था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जमींदार थे और सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग थे। सबसे ज़्यादा शोषण जो है पूंजीपति वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग का करता है। तो इसलिए वो विचारधारा वहाँ फैली और वहाँ पर जो पत्रिका निकली नवयुग, वो थी मुजफ्फर अहमद की बंगाल में। दूसरी पत्रिका है सोशलिस्ट, ये श्रीपाद डांगे की है, ये बॉम्बे से निकली।
और इन्हीं की एक पत्रिका और है, उसका नाम है गांधी एवं लेनिन। गांधी एवं लेनिन, ये भी श्रीपाद डांगे की है मुंबई में। और अगली पत्रिका है इनकलाब। इनकलाब जो लाहौर से पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक थे गुलाम हुसैन। उसके संपादक थे गुलाम हुसैन। एक और जो है पार्टी बनी थी, वो पार्टी क्या, ये भी पत्रिका है, इसका नाम है लेबर किसान गजट। लेबर किसान गजट, ये मद्रास से पत्रिका निकलती थी। अब आप ये लोग समझ जाए कि पत्र पत्रिकाओं का भी बड़ा योगदान रहता है किसी विचारधारा को फैलाने में। इन सब के माध्यम से भारत में वामपंथ साम्यवादी विचारधारा फैलती है। और 1929 में लाहौर में जो है, जब कांग्रेस का सम्मेलन होता है दिसंबर में रावी नदी के तट पर, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? स्वराज की। अब जब इसके आगे मांग बढ़ती है तो उसी समय देखिए, जिस समय की बात है, उस समय भारत में जो है साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैली थी। और वामपंथियों ने कहा कि हम जो है इस स्वराज को लेकर के क्या करेंगे, अगर स्वराज ले भी लेते हैं तो हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो है उच्च वर्ग या जमींदार वर्ग जो है, वो निम्न वर्ग का जो दलित वर्ग है उसका शोषण कर रहा है, हमको इससे भी आज़ादी चाहिए। और अब ये देखिए साम्यवाद का प्रभाव, जब 1931 में कराची का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार पटेल करते हैं, तब वहाँ पर जो है स्वराज्य को परिभाषित किया गया। स्वराज्य को परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि स्वराज का मतलब यह है कि आर्थिक और सामाजिक आज़ादी भी हमको चाहिए। हमको जो है स्वराज के साथ सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। वहाँ इसको परिभाषित किया गया, ये साम्यवादियों का प्रभाव ही था। और अब देखा जाए तो इसका क्या योगदान था साम्यवादियों का, तो इसका सबसे बड़ा योगदान था कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी की भी बात भारत में होने लगी। और दूसरा जो है, हमारे देश में जो धार्मिक वितंडावाद था, जो उस समय बहुत सारे छुआछूत और धर्मों में सांप्रदायिकता फैल रहे थे, तो ये वामपंथियों ने धर्मनिरपेक्षता की बात की। ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द आया हमारे संविधान में, वो वामपंथियों द्वारा आया। नेहरू भी जो है वो वामपंथ से प्रभावित थे, वहाँ के विचारों से प्रभावित थे, तो ये धर्मनिरपेक्षता शब्द आया और आगे चल कर के ये हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ता है। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो है, उस इनकी बदौलत जो है भारत में जो है किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन भी चलने लगता है। जो छोटा तबका है, जिनका यूनियन नहीं था, जिनकी मांगें थी, वो किसान यूनियन बनी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो महाराष्ट्र के थे, उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पे घूमे थे और किसान सभा, किसान आंदोलन उनके समय में बना था। और उसी के बाद मजदूर आंदोलन भी बना था। मजदूरों को आंदोलन, जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे संगठन भारत में बनते हैं
और वो अपनी मांगों को रखते हैं। वामपंथियों ने बहुत सारा काम किया था और इनकी कुछ कमजोरियां भी रही हैं। अब कमजोरियों को देखते हैं तो सबसे बड़ी इनकी कमजोरी थी जो मॉस्को, क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसका मेन जो है मुख्यालय जो था वो था रसिया, और रसिया से गवर्न होते थे वामपंथी, और अपने से ये नेतृत्व की क्षमता इनमें नहीं थी। जो रसिया कह देता था, जो रूस कह देता था, उन्हीं की बातों को ये लोग मानते थे। और यही कारण है कि जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो रसिया जो है ब्रिटेन के साथ मित्रता का व्यवहार हो जाता है, वो दोनों राष्ट्र मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने लगते हैं, जो कि यह बहुत बड़ी कमजोरी थी। और एक कमजोरी इनकी ये भी थी कि ये लोग जो है वो कांग्रेस से अनावश्यक मुद्दों पर लड़ने लगते थे। राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ देने के बजाय अनावश्यक मुद्दों पर उसको उछाल देते थे और उसी पर लड़ने लगते थे। इनको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर किन मुद्दों पर हमें लड़ना चाहिए और किन मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वामपंथी आंदोलन जो है, साम्यवादी विचारधारा भारत में काफ़ी चीज़ें दी और कुछ चीज़ें जो है उससे थोड़ा सा गड़बड़ी भी आई। आज इतना है, धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।